यहाँ पर जो लोग पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या करने वाले हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लेखपाल में आप लोग एक बार में, क्योंकि भाई वैकेंसी जो आपकी है वो आपकी 8,000 वैकेंसी हैं, सबको तो जॉब मिल नहीं पाएगी। तो फार्म लगभग सभी लोग भरेंगे पीईटी का, तो सब लोग पीईटी फार्म भरेंगे। तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी की यहाँ पर बुक आ चुकी है मार्केट में। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप लोग लिंक के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं ये संपूर्ण गाइड है, सिलेबस के अनुसार आपकी बनाई गई है। साथ में हर एक चैप्टर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप मार्केट से ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये किताब आपकी बन चुकी है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में फंसते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि जो प्रैक्टिस सेट आपके कराए गए थे लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीडब्ल्यूएससी पीटी की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो भी मार्केट में यहाँ पर अवेलेबल है। ऑनलाइन मंगाना है तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लिंक आपको दे दी गई है। कॉल कर सकते हैं, कॉल करने से भी आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो देखो आपकी बुक भी आपकी है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 प्रैक्टिस सेट भी हैं। इसी में याद रखिए जो आपकी बुक है इसमें से संपूर्ण गाइड है और 20 प्रैक्टिस सेट आपके दिए गए हैं। खास बात हमने आपको बता दिया है कि इसमें देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका डिस्क्राइब जो आपका है बहुत ही धांसू डिस्क्राइब है। धांसू डिस्क्राइब मतलब देख सकते हैं कि कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसका डिस्क्राइब बहुत लंबा है, जिससे और भी ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये पीटी की बुक है, आप लोग मार्केट से मंगा सकते हैं और कह सकते हैं कि तैयारी अपनी और कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पिछली बार पीटी 1 साल का वैलिड था, लेकिन अगर कोई वैकेंसी आपकी आती है तो भाई वो वैलिड जो आपका है वो अगस्त से होगा या रिजल्ट से होगा, ठीक है। इसलिए आपको फिर से पीटी को भरना है क्योंकि आप लोगों को 99 परसेंटाइल लाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। रेडी हैं सभी लोग भाई? चलिए रेडी सभी लोग? चलिए तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शब्दानुक्रम में सही वाक्य आपका कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, कह रहा आपसे शब्दानुक्रम में सही वाक्य इनमें से क्या है। वह गरीब आदमी था, वो था तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वह आदमी गरीब था, यहाँ पर 3 का ऑप्शन दीजिए कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे पॉइंट आपका दिया है, गलतियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। वह गरीब आदमी था या वह आदमी गरीब था, तो ऑप्शन सी वाला जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह आदमी गरीब था, ये आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या है। प्रवृत्ति का विलोम पूछा गया है, प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द का विलोम जो होता है वो क्या होता है, निवृत्ति होता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा निवृत्ति, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला दिया गया है, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है। उत्कंठा, उत्कंठा मतलब होता है जब आप उत्सुक होते हैं या क्या होता है जो आपकी लालसा होती है ना। तो उत्कंठा का पर्यायवाची क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा लालसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो जवाब है ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, पुरस्कार का विलोम शब्द में से क्या होता है। पुरस्कार का विलोम पूछा गया है और 6 का जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा। आशीर्वाद हो जाएगा, क्या कृपा हो जाएगा, साधुवाद हो जाएगा या दंड हो जाएगा। राम 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 भाई राम राम। देखो भाई यहाँ पर पुरस्कार जब दिया गया है तो इसका मतलब 3 ऑप्शन तो मैच नहीं करेंगे, यहाँ पर दंड आपका हो जाएगा। पुरस्कार तब दिया जाता है जब खुशी होता है, अर्थात कह सकते हैं कोई जीत होती है तो उसका उल्टा हो जाएगा, दंड हो जाएगा, ठीक है ना। सबका लगभग सही है। अगला बताइएगा, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखो नहीं शब्द आपको दिया गया है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल, पाषाण या उरग, इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा 7 नंबर में। तो 7 की अगर हम बात करते हैं तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पाहन होता है, उपल होता है, पाषाण भी होता है, लेकिन यहाँ पर उरग नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है पर डी नंबर उरग, तो उरग होता किसका है, किसका होता है, स्नैक का। बिल्कुल राइट आंसर है। उरग जो होता है वो नाग का होता है, सर्प का होता है, स्नैक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी बिल्कुल से आप लोगों ने सही चुना है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया है, नील कमल में कौन सा समास है। यहाँ पर जो आप दीजिए भाई, वीडियो को लाइक करिए यार, मजा नहीं आता है ऐसे, है ना। सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। लगातार क्लासें आपकी दी जा रही हैं और भी क्लासें आपकी बढ़ा दी गई हैं, तो और भी तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, है ना। तो सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्यों भाई। चलिए
तो देखिए भैया नील कमल में जो आपका समास है वो आपका कौन सा है? नील कमल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है कि आप बी नंबर कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो नीला ये एक विशेषण है, कमल आपका विशेष हो गया, और जिस भी समास में विशेष विशेषण होता है वही कर्मधारय समास भी होता है। क्लियर है ना? अगला बताइएगा निर्विवाद में समास कौन सा है? निर्विवाद में समास क्या है? निर्विवाद में समास क्या है? तो यहाँ पर देखो आप अगर देखेंगे तो वो निर्विवाद है ना, तो निर इसमें क्या निकलेगा? उपसर्ग निकलेगा, और जिसमें उपसर्ग होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो देखिए भाई जिसका भी ऑप्शन आ रहा है क्या? बी नंबर अव्ययी भाव समास बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ नहीं है। यहाँ पर देखिए गो का अर्थ क्या नहीं होता है? गो का अर्थ यहाँ पर नदी होता है, गो का अर्थ इंद्री होता है, गो का अर्थ गाय होता है, लेकिन गज नहीं होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि याद रखिएगा कि गो का अर्थ क्या? गज नहीं होता है। इसका राइट आंसर बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? 11 नंबर का जवाब दीजिए। गलती किसी से भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया करण, तो करण तो कोई मतलब नहीं है, आपका दिया है संबंध, अर्थात तो वह कार मेरी है, अर्थ मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है, जो कि संबंध है कौन सा? ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा भाई? चलिए सोना सोना, धेनु धेनुएं, छात्र का छात्रगण दिया है, आटा का आटे दिया है। देखिए भाई यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। चलिए 12 का कह रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिए, चलिए पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे भाई, पीडीएफ टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है सोना का सोना है, तो सोना का सोना बिल्कुल सही दिया गया है। धेनु का धेनुएं है, सही दिया गया है। ठीक है ना? यहाँ पर आपका छात्र का छात्रगण होता है, ये भी सही दिया है। आटा का आटे दिया है, तो भाई आटा का आटा है ना, मतलब ऑप्शन आपका डी वाला गलत दिया गया है। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा कि कोयले की दलाली में हाथ काला का अर्थ क्या होता है? कोयले की दलाली में हाथ काला करते में से क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? कोयले का व्यापार, तो कोयला शब्द यूज ही नहीं करना है ना, तो ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएगा। हमने बता दिया है कि जब कभी यहाँ पर ये शब्द हो तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मुहावरा पूछा है, उसका अर्थ पूछा है, ना कि वही शब्द पूछा है। तो यहाँ पर हो जाएगा खराब काम का जो परिणाम होता है वो भी क्या होता है? खराब ही होता है। बिल्कुल सही जवाब आया है, याद रखिए। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। भेड़िया, सवारी, गंगा और बुलबुल। बुलबुल कैसी है? सवारी कैसी है? भेड़िया कैसी है? भेड़िया कैसा है? गंगा कैसी है? इसका मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा भेड़िया, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, अगला बताइए। कह रहे हैं स्वदेज, स्वेदेज का अर्थ क्या होता है? स्वेदज। यहाँ पर 15 नंबर की अगर हम बात करें, स्वेदज यहाँ पर लिखा है, स्वेदज है आपका, याद रखिए स्वेदज। ठीक है, ये हुआ की मात्रा, एक की मात्रा आपकी है, ऐसे लिखेंगे भाई स्वेदज, इस प्रकार से स्वेदज आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, स्वेदज ऐसा है, मात्रा उल्टा हो गई है। तो स्वेदज मतलब होता है जो पसीने से उत्पन्न होने वाला होता है, उसे कहते हैं स्वेदज। ठीक है ना? अगला बताइए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी क्या है? अंताक्षरी दी गई है। यहाँ पर 16 नंबर में दीजिए कि अंत्याक्षरी होता है, अंताक्षरी होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर होता है अंत्याक्षरी। कौन सा? ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा, अंत्याक्षरी, ए वाला आपका राइट बन जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप आपका है। मतलब इच्छुका तद्भव इनमें है क्या? इच्छुका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा? तो इच्छ होता किसका है? इच्छ होता है ईख का होता है। आपने पढ़ा होगा कि इच्छ जो आपका तत्सम है, इसका तद्भव आपका ईख बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। ठीक है, अगला बताइए। स्त्री शब्द का बहुवचन में से क्या है? स्त्री शब्द का बहुवचन पूछा है। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या बनता है? स्त्रियां होता है ना। बिल्कुल इजी है, स्त्रियां हो जाएगा। जल्दीबाजी में गलती मत करिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमने बताया है कि 90 का स्कोर लेके आना है। जब तक 90 आपके नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नामुमकिन है ना। इसलिए 90 नंबर लाना है। हर एक पॉइंट को ढूंढ मतलब समझ कर चलना है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न आपके दिए गए हैं। कह रहे दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। कह रहा है कलेजा पसीज गया, इसका अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए। कलेजा पसीज गया मतलब होता है दया उत्पन्न होना। क्या? दया उत्पन्न होना। यहाँ पर दिल बैठ जाना तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी वाला हो जाएगा, दया उत्पन्न होना, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 16 नंबर में। क्या भाई दिक्कत है? 16 नंबर में अंत्याक्षरी दिया गया है और अंत्याक्षरी सही लिखा गया है, उसमें क्या दिक्कत है? आप नेट से चेक करिए, आसानी से कर सकते हैं अंत्याक्षरी कैसे लिखते हैं। क्लियर है? अंत्याक्षरी जैसे लिखा जाता है उसी प्रकार से है, उसमें आप लोग कर सकते हैं। चलिए बाद में देख लीजिएगा, आगे वाले में फोकस करिएगा। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण आपसे पूछा गया है, क्या आपसे संदिग्ध भूतकाल दिया गया है। मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो भाई 20 वाले की अगर हम बात करते हैं तो होगा, हमने आपको बताया था कि जो संदिग्ध होता है उसमें होगा शब्द आपको दिया होता है। बिल्कुल इजी दिया गया है यहाँ पर, मैंने वहीं सामान रखा होगा, इजी हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। जब आप लोग काफ़ी लंबी यात्रा के लिए निकलते हैं तब बोल देते हैं कि आपकी मम्मी बोलेंगी कि बेटा और खाना लेते जाइए, तो उस खाद्य सामग्री को जो कहते हैं उसे कहते क्या है? खाना वो भी होता है, लेकिन जो रास्ते में खाना होता है उसकी बात अलग होती है। तो यहाँ पर होता है क्या? यहाँ पर होता है सी नंबर आपका पाथेय कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाथेय कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वधूर्म का संविच्छेद इनमें से क्या है? वधूर्म का संविच्छेद इनमें से सबसे पहले तोड़ना सीखे। जब इसे तोड़ेंगे वधू धन ऊर्म क्या निकलेगा? वधू धन ऊर्म निकलेगा, जो कि ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इजी है ना। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर जवाब देना है 23 नंबर में। और आज आप लोगों को कम से कम आपको 70 नंबर लेके आना है। कितने? आपको 75 नंबर में आज आपको 70 नंबर लेके आना है। अगर 70 नंबर लेके आते हैं तो एग्जामिनर की तरफ से आपको जॉब पक्की है, समझ लीजिएगा। मतलब 75 आप लोग सही कर, 75 में 70 आपको सही कर लिया तो जॉब पक्की है, क्योंकि भाई मैथ में आप लोगों को कितने 25 में 20 नंबर लेके आना ही आना है, ठीक है। अगर इतने लाएंगे तो 90 तो हो ही जा रहे हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर दिया गया है वर्तनी अशुद्ध दिया गया है, उज्जवल दिया गया है, कवित्री है कवित्री। अब आप ही बताइए कवित्री जो दिया है ये वाला क्या सही है? क्या नहीं सही है ना। तो ऑप्शन क्या है आपका? सी वाला गलत हो गया है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है? चलिए जिन्हें जिन्हें भाई टेस्ट सीरीज ये पसंद आती है और लगातार आपकी क्लासें दी जा रही है और आपको लग रहा है कि इस क्लासों से हमारा उद्धार हो जाएगा और सर लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। और जिन लोगों को लाइक नहीं करना है, जिन लोगों को लगता है कि फ्री मिल रहा है तो फ्री पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि सर भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी सिलेक्शन पा सकते हैं, तो भाई वो लोग लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया है तद्भव, फिर दिया है तत्सम का शब्द युग्म आपका कौन सा है? पहले तद्भव होगा फिर आपका तत्सम होगा। देखिए भाई 24 नंबर में, तो 24 की अगर बात करें यहाँ पर दिया है गणेश, फिर आपका गणेश, है ना। दूल्हा दुल्हा, तो देखो यहाँ पर अंत अत्र अग्रणी अग्रवर्ती, ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। ये जो आपका तद्भव है इसके बाद इसका तत्सम बनेगा, ए वाला इसका राइट बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए अच्छे, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, कह रहे हैं अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो गया, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया था? बताइए भाई यहाँ पर जो दांडी मार्च है ये गांधी जी का दांडी मार्च कब यहाँ पर स्टार्ट किया गया? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर बी नंबर दे रहे हैं, जवाब बिल्कुल से सही है 12 मार्च। डेट याद रखिए कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, है ना। और याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस यात्रा की तुलना जो किया था किससे किया था? हमने पॉइंट आपको बताया था कि जो गांधी जी ने ये यात्रा किया था तो इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने एक तुलना दिया था नेपोलियन की तुलना, कि नेपोलियन के एल्बा से पेरिस, क्या नेपोलियन जब आया था एल्बा, कहाँ पर आया था? एल्बा, और एल्बा से जब पेरिस की यात्रा किया था इसी प्रकार से यात्रा हुई थी। तो नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस की यहाँ पर कह सकते यात्रा की तुलना जो शब्द है वो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए किया था। कितने लोगों के साथ? तो आपके 78 लोगों के साथ था। तो इतना पॉइंट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मालाबार नौसैन्य अभ्यास, मालाबार
नौसैन्य अभ्यास में कौन सा देश प्रतिभाग नहीं करता है? तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो भारत, जापान, अमेरिका ये भाग लेता है, लेकिन यहाँ पर रूस आपका नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? चलिए, ए नंबर बिल्कुल राइट आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल जो आपकी महिलाएं थी वो आपकी 15 सदस्य थी। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर है, 15 थी। चलो ये तो आपको पता था, तो एक नया पॉइंट और हो जाए, यहाँ पर एक नया पॉइंट और हो जाता है। तो ये बताइए जब पहली जब प्रथम बैठक हुई थी, तब कितनी महिलाएं शामिल थी, ये बताइएगा। भाई इतना तो पता है संविधान सभा में कुल आपके 15 थी, लेकिन जो प्रथम आपकी सभा बैठक हुई थी, अर्थात प्रथम बैठक जो हुई थी, उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो उसमें 9 महिला सदस्य शामिल थी। कितनी? 9 महिला सदस्य शामिल थी, अर्थात जब प्रथम बैठक हुई थी तो 9 महिलाएं शामिल थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने जो आक्रमण किया, किस वर्ष आक्रमण किया? इसका राइट आंसर लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 54 नंबर में। तो ये आक्रमण किया था 1339 में, 1339 में आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, ठीक है ना। और दिल्ली में अगर बात करें, इस समय दिल्ली पर जो सुल्तान था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था, नसरुद्दीन शाह तुगलक का शासन था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। यहीं पर एक पॉइंट और आपका बन जाता है कि जो आपका दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था वो तुगलक वंश ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर क्या भाई, क्या गड़बड़ क्या? अच्छा, मतलब 98, 1398, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है CAA, क्या दिया गया है यहाँ पर? दिया है CAA से क्या अभिप्राय है? चलिए यहाँ पर बताइए CAA से क्या अभिप्राय, इसका मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो जवाब बनेगा ये हो जाएगा आपका सिटीजनशिप। कौन सा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका था। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? चलिए यहाँ पर बताइए आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। सबको जवाब देना है, वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब भाई, यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? विद्या देवी भंडारी हो जाएंगी क्या? क्या हो जाएंगे भाई? विद्या देवी भंडारी, या आपके यहाँ पर आंसर जो है वो आपके क्या हो जाएगा? 56 नंबर में बी नंबर हो जाएगा, विद्या देवी भंडारी। बी नंबर सही है क्या भाई? शरद प्रसाद नहीं, बी नंबर। भाई इस क्वेश्चन को अपडेट है, वैसे अपडेट जो नए क्वेश्चन आपके हैं, नए क्वेश्चन जो आपका है, मतलब कह सकते हैं हम आपको जरूर पढ़ा देंगे कि जब वर्तमान में कौन क्या होते हैं, ठीक है। शायद इसका यही आंसर आपका सही भी है, ठीक है। इसका आंसर शायद बी नंबर आपका सही भी है, ठीक है। चलिए अपडेट है यहाँ पर विद्या देवी भंडारी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2020 में 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 57 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर शरद पगारे। कौन? शरद पगारे, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, शरद पगारे हो जाएगा। और अभी हाल ही में कह सकते हैं कि आपका जो व्यास सम्मान दिया भी गया है, एक दूसरे आपके कौन से हैं, आपके व्यास सम्मान दिया गया है असर वजाहत को, नोट कर लीजिएगा, ये आपके 31वें नंबर के हैं। और दूसरे जो आपके दिया गया है व्यास सम्मान, अभी कैसे दिया गया है? 2022 में जो दिया गया है वो दिया गया है असगर को। किसको दिया गया है? असगर को दिया गया है, असगर को। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि असगर को जो दिया गया है वो आपको 2022 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक अच्छी होती है? चलिए यहाँ पर बताइएगा सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? 58 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, रेगुर या काली मिट्टी जिसे कहते हैं। रेगुर या काली मिट्टी जो होती है उसमें सूरजमुखी आपकी खेती होती है, बी नंबर।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1 एकड़ में कितने वर्गज होते हैं, 1 एकड़ में कितने वर्गगज होते हैं, यहां पर आंसर आपको बताना है, क्या जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा या सी नंबर हो जाएगा। 4840 वर्ग गज होता है, क्या होता है, 4840 वर्ग गज होता है। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो गुजरता है कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर 60 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 60 का ऑप्शन जो है वो आपका डी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर इसका आंसर राइट हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आंसर दिया, अगला क्वेश्चन दिया गया, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो क्या जवाब हो जाएगा। यहाँ पर एस्कर्बिक एसिड होता है, क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है, याद रखिए एस्कर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना। और जैसे आंवला है, संतरा है, नींबू है, इनमें से विटामिन सी के अच्छे क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें नींबू में, तो नींबू में क्या होता है, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, क्या होता है, ये जो आपका दिया है साइट्रिक एसिड वो आपके नींबू में पाया जाता है। टाइट्रिक जो होता है इमली में होता है, किस में होता है, ये इमली में होता है, जो टाइट्रिक होता है वो आपके इमली में होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, राज्यों में पुनर्गठन पूछा गया है आपका। 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पुनर्गठन है आपके 1956 इसका आंसर हो जाएगा। क्या 1956 में, क्योंकि पुनर्गठन दिया है तो आपका आंध्र प्रदेश आपका पहला ऐसा राज्य बना था जो भाषाई आधार पर बना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। चलिए जवाब दीजिए भाई, आराम आराम से पढ़िए और पूरे जवाब दीजिए। कह रहा है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो देखो एक संशोधन अधिनियम आया था, कौन सा, 91 नंबर के आपका आया था संशोधन अधिनियम 2003 में, उसमें से कहा गया था 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, है ना। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो सी वाला इसका आंसर है राइट हो जाएगा, इससे अधिक नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया गया था। तो आपको याद होगा कि 9 अगस्त, क्या 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है ना, क्लियर है ना। एक शब्द होता है कि भारत छोड़ो, शब्द जो दिया वो किसने दिया, जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पर जो दिया गया है भारत छोड़ो, ये जो भारत छोड़ो लिखा है, ये जो शब्द दिया है वो किसने दिया। जैसे पाकिस्तान शब्द रहमत अली, वैसे शब्द आपसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो जो शब्द दिया है वो किसने दिया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यूसुफ मेहर अली। कौन है आपके, यूसुफ मेहर अली, इसको नोट करिए, यूसुफ मेहर अली ने ये शब्द दिया था, भारत छोड़ो शब्द। भारत छोड़ो शब्द किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवृत्ति मापने की इकाई बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करिए, जो लोग ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जरूर लाइक किया करें। ठीक है ना। चलिए आवृत्ति मापने की इकाई जो होती है वो हर्ट्ज जो होती है, जो कि ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो जब हरे फल पकाना हो और इनको, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन बन जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर 2021 के अंत तक भारत में कुल कितनी रामसर साइट है। यहाँ पर देखिए भाई, आप लोग सब लोग जवाब दीजिए भाई, बहुत लोगों के जवाब अभी नहीं आ रहे हैं, साथ में सब लोग जवाब देने का प्रयास करिए। कह रहे दिसंबर 2021 के अंत तक भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं। तो देखो यहाँ पर रामसर साइट हो जाएंगी कितनी, आपके आंसर हो जाएगा 47। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 47 हो जाएगा। इसमें से उत्तर प्रदेश में 9 है ना, मतलब कुल देश में 47 थे जिसमें उत्तर प्रदेश में 9 थी, लेकिन 2022 फरवरी 2022 में अपडेट हुआ और यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई हैं, आपकी 48 हो चुकी हैं। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 10वां रामसर साइट ऐड करने की वजह से अब यहाँ पर 48 हो गई, अर्थात यूपी में कितनी है, तो आपकी 48 है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, एक आपका एक्स्ट्रा और जोड़ा गया था, टोटल आपकी 49 होंगी भाई, टोटल आपकी 49 होंगी
टोटल 49 है, 47 के बाद 2 जोड़ी गई थी, है ना, 2 जोड़ी गई थी, एक जोड़ी गई थी यूपी में, तो यूपी में आपकी 10 हो गई थी। तो ऐसे नोट कर लीजिएगा कि आपके अगर ये क्वेश्चन देता है दिसंबर 2021 के अनुसार तो 47, और 2022 में फरवरी में 2 और ऐड की गई थी, एक यूपी में ऐड की गई थी, है ना, तो इस कारण से आप, और एक गुजरात में ऐड की गई थी, तो आपकी वर्तमान में 49 हो गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कुल दलहन उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। चलिए यहाँ पर बताइए कुल दलहन उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो जब दलहन की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिशा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, भारत हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, भारत। अब यहाँ पर देखिए भारत जो है दाल का सबसे बड़ा आयातक भी है, उत्पादक भी है, उपभोक्ता है, अर्थात आयात भी करता है, उत्पादन भी करता है, उपभोक्ता है, अर्थात खाता भी बहुत अच्छी तरीके से है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 69 का आंसर डी हो जाएगा, सूर्य है। याद रखिए सूर्य ही क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो कि अपनी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा, किसके, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर लोगों की जो कमेंट की संख्या है वो बड़ी है, अर्थात सभी के जवाब अब बिल्कुल लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस का जो स्राव होता है अर्थात निकलता है, वो कहाँ से निकल कर आता है। तो ये पित्त रस आता है यकृत से। कहाँ से आता है, यकृत से आता है। कलेक्ट कहाँ होता है, इकट्ठा होता है पित्ताशय में। क्या, पित्ताशय में कलेक्ट होता है, लेकिन निकलता आपकी यकृत से, याद रखिए। इसलिए यकृत आपकी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्राचीनतम वेद कौन सा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये है आपका ऋग्वेद, इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा कि सनातन संस्कृति का जो प्राचीनतम वेद है वो आपका ऋग्वेद ही आपका माना जाता है। नवीनतम अगर आपसे पूछ ले कि नवीनतम कौन सा है, कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है नवीनतम आपका कौन सा है, तो आपका अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना की बात करता है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, यहाँ पर 72 नंबर में प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया वो कब लड़ा गया। तो देखिए भाई प्लासी का युद्ध था 23 जून को, जो कि 1757, इसको ऑप्शन बी बनेगा 23 जून। तो डेट याद रखिए 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। भाई जो संसद होते हैं इनको, इनका जो खर्च होता है वो नियंत्रण जो रखता है वो कौन करता है, तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है ये लेखा जोखा इनका रखता है, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 148 में इसका स्थान है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। चलिए भारत में उच्चतम न्यायालय दिया था, सुप्रीम कोर्ट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो हैं वो आपकी बनी कौन सी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर फातिमा बीबी। क्या हो जाएगा, फातिमा बीबी इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस कौन होता है। जो निकट की चीजें देखने के लिए लगाए जाते हैं लेंस, ये होता है अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने अपडेट है, इसको नोट कर लिएगा सभी लोग, कि विपणन व मौसम 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात जो एमएसपी है के अंतर्गत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए, कितना 2015, इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मतलब ये हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात जो एमएसपी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकारी गल्ला खरीदा जाएगा आप लोगों से मंडी में, जो सरकार की तरफ से गल्ला खरीदा जाता है वो 2015 रुपए में आपसे खरीदा जाएगा। हाँ, जो आपके प्राइवेट वाले होते हैं जो रोड किनारे लगाए होते हैं वो आपसे थोड़ा सस्ता खरीदेंगे, तुरंत पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन सरकारी कोटे में जो आपसे खरीदा जाएगा गल्ला वो 2015 रुपए में खरीदा जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 829 है आपकी उत्तर प्रदेश का, है ना। क्या, उत्तर प्रदेश का 829, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है, ए नंबर आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्पर्श करती है। देखो हमने बताया था
कि अब जो क्वेश्चन आपका आएगा वो इसी प्रकार से होगा कि अन्य कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती हैं। तो आप लोग जवाब क्या देंगे, आप लोग जवाब देंगे यहाँ पर आपका 9 जवाब देंगे। कितने, 9 जवाब देंगे। जब कभी ऐसे आ जाता है तो नॉर्मल में हम लोग 8 दे देते हैं, जब अन्य की बात कर देते हैं तो 9 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अपडेट में रहता है, दिक्कत कर देता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था। सोच समझ के जवाब देना है। उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर दिया है 26 जनवरी 2020, 6 जनवरी 2020, क्या बनेगा। चलिए, काफी लोग कह रहे हैं 6 जनवरी 2020। तो जिसका भी जवाब कुछ भी आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है, उसका जवाब यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर याद रखिए उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन का जो शुभारंभ हुआ था वो 2021 को हुआ था। कितना, 2021 को हुआ था। इस कारण से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी वाला होगा। 6 जनवरी 2021 करना है, अर्थात 20 की जगह आपको 21 कर लेना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 21, यहाँ पर 21 करके ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। यहाँ पर देखिए 80 का ऑप्शन जो बनेगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1937 में यह आपके अस्तित्व में आया था। क्यों भाई, ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 में यह अस्तित्व में आया। अगला है माता टीला बांध किस नदी पर है। माता टीला बांध है आपके बेतवा नदी पर है, याद रखिए बेतवा नदी पर, ये आपका है बेतवा नदी पर। ठीक है ना, राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई और आपका माता टीला, ये निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। अगला है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछा है, कई बार हमने यूपीजीके में पढ़ाया है, पुरुषोत्तम दास टंडन, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा राज्य तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तो तेल रिफाइनरी के लिए आपका मथुरा जो कि जाना जाता है, ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला है अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़ जो आपका है किसके लिए है, सिंपल सा आपका अब याद होगा कि अलीगढ़ ताला उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ताला उत्पादन के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, और इसे ताला नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए, यहाँ पर बताइए बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश का जो स्थल है वो कौन है। ये है आपका अमनगढ़, नोट करिए अमनगढ़ बताना है, जिम कार्बेट नहीं बताना है भाई, यहाँ पर बताना है आपको अमनगढ़ रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिए अमनगढ़ इसका आंसर आपका बनेगा। ठीक है, चले जिम कार्बेट तो आपके उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ है, याद रखिए भाई। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। तो देखो भाई, सोहर लोकगीत होता है कब, जब बच्चे का जन्म होता है तब गाया जाता है सोहर। ठीक है, अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन सा है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख पूछा है उत्तर प्रदेश का। जब हम लोग बात करते हैं भारत का संवैधानिक प्रमुख, तब बात होती है राष्ट्रपति की। अब यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कौन होंगे, तो राज्यपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई, राज्यपाल हो जाएंगे, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है। सैयद सलार मेला आपके बहराइच है ना, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बहराइच जनपद में लगता है, याद रखिएगा। वहीं पर एक क्वेश्चन होता है बाराबंकी में, तो बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ का मेला। क्या, देवा शरीफ का मेला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू किया गया ये कब लागू किया गया, यहाँ पर आंसर देना है 89 नंबर में। तो देखो भाई, ये आपकी जो योजना थी सबसे पहले लागू की गई थी, लेकिन सही से चल नहीं पाई थी। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2006 में भारत के किस राज्य से नरेगा की शुरुआत की गई थी। तो ये बताइए 2006 में शुरुआत हुई आपके नरेगा की किस राज्य से। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, राजस्थान हो जाएगा। क्या क्या बन जाएगा भाई इसका आंसर,
चलिए आपका जवाब हो जाएगा अनंतपुर जिले से, और अनंतपुर जिला है आपके आंध्र प्रदेश में। याद रखिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, और यह मात्र 200 जिलों से, कितने 200 जिलों से इसकी शुरुआत की गई थी। किंतु 2008 में, क्या 2008 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में शीर्ष पर जो होता है वो कौन होता है? त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, जो कि अवधारणा दिया है बलवंत राय मेहता ने। और ये जो आपका है आपका जिला पंचायत, ये होता है आपके टॉप पर होता है, शीर्ष पर होता है जिला। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना किस वर्ष लागू की गई थी? लागू की अगर हम बात करें तो आपको बताना क्या है, 4 से 54, 4 से चकबंदी, आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1954 से आपके लागू की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक कहा जाता है किसे कहते हैं? तो सीमांत सीमांत कहते हैं जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले होते हैं। क्या 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक कहा जाता है, याद रखिएगा। और जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर होती है, 1 से 2 हेक्टेयर जो होती है जिनके पास, उसे कहा जाता है लघु कृषक कहा जाता है, लघु कृषक कहते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है तो देखिए भाई आपकी गंगा, यमुना, रामगंगा, लेकिन झेलम क्या बहती है? क्या भाई नहीं बहती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी हो जाएगा। अगला है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अर्थात जो एमएसपी है उसका निर्धारण करता है कौन? कृषि लागत मूल्य आयोग करता है। और इसका यहां पर जो की गई थी 1965, इसका आईएमपी क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा। ये फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है अर्थात एमएसपी का निर्धारण यही आयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए 1996 में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये गांवों में है आपकी संगम योजना की शुरुआत की गई थी। संगम योजना 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिए। अगला है उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अधिकरण का सचिव कौन होता है? उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अधिकरण का जो सचिव होता है ये होता है आपका जो परियोजना निदेशक होता है। ये भी नोट कर लिए, गलतियां यहाँ पर हो जाती हैं, इसको नोट करिए। उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अधिकरण का जो सचिव होता है वो परियोजना निदेशक होता है, परियोजना निदेशक होता है। अगला है कि किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? किसान की मौत जो कहा जाता है किस अपर्दन को? देखिए भाई इस क्वेश्चन कितनी बार पढ़ाया है, तो देखो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा आपका आंसर बी परत अपर्दन है ना। इसमें क्या होती है, जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो हवा के माध्यम से पूरी की पूरी उड़ उड़ के खत्म हो जाती है, तो ये क्या उपजाऊ ये खत्म हो जाता है, अर्थात मृदा का ऊपरी परत अपर्दन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात जो आवश्यक रासायनिक तत्व होते हैं उनका स्थानांतरण हो जाता है ना, इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को उनके आवास से अधिकतम कितनी दूरी पर काम देना आवश्यक होता है? याद रखिए अगर 5 किलोमीटर दूरी, कितने 5 किलोमीटर की दूरी में उन्हें काम देना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इनमें जो आपका है वो कौन सा है? तो देखो क्षेत्रफल पूछा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम आपको बताते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल, क्या न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका कौन सा हो जाएगा, इसका भी जवाब दीजिएगा। और आपको जवाब देना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है, दोनों का जवाब देना है। यहाँ पर आंसर जो आपका है क्या हो सकता है।